विराम एजेंडा सस्टेनेबिलिटी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हमारी इस विशेष पेशकश में। जलवायु परिवर्तन यानी एक लंबे समय में मौसम की औसत परिस्थितियों में बदलाव, और इसके लिए इंसानी गतिविधियां सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। घरेलू कामकाज, कारखानों, परिवहन के लिए हम तेल, गैस और कोयले का इस्तेमाल करते हैं, तो साफ है बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती मानवीय गतिविधियों और बढ़ते ईंधन के इस्तेमाल से हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है और इससे होता है जलवायु परिवर्तन। अब मानव जीवन के हर पहलू के लिए जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इसलिए संतुलित मानव आबादी की तरफ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। मोबियस फाउंडेशन के साथ इंडिया टुडे ग्रुप का यह अभियान विराम एजेंडा सस्टेनेबिलिटी हमें याद दिला रहा है कि इस दिशा में प्रभावी उपाय करने के लिए सामूहिक प्रयास और प्रतिबद्धता की जरूरत है। इस शो में हम जनसंख्या वृद्धि और जलवायु परिवर्तन में आपसी संबंध और इनके दूरगामी परिणामों को समझने का प्रयास करेंगे। 2022 में दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच गई। साल 2050 तक जनसंख्या 10 अरब और वर्ष 2100 तक 11 अरब तक पहुंच सकती है। बढ़ती आबादी, बढ़ती खपत, बढ़ता ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और बढ़ता वैश्विक औसत तापमान, ये सिलसिला साल 1800 के दशक से यूं ही चला आ रहा है। शहरीकरण, विकास का अंधा इंसानी जुनून और कोयला, तेल, गैस जैसे ईंधन का लगातार चलना, धरती का औसत वैश्विक तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। जलवायु परिवर्तन का कारण बनी मानव आबादी खुद हो रही है इस दुष्चक्र की शिकार। समुद्र के स्तर में वृद्धि, सूखा, बाढ़, मौसम की चरम स्थितियां और बढ़ती बीमारियों ने जलवायु आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। हर साल हम 7.3 मिलियन हेक्टेयर जंगल काट रहे हैं। ऐसे में ये जंगली जानवर कहां जाएं? बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई होती है, पूरी बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का नुकसान होता है। जानवरों के पलायन से कीटाणुओं की अदला बदली तो क्यों ना बढ़े कोरोना जैसी महामारी की आशंका। पूरे इसको ज़ूनोसिस कहते हैं अंग्रेजी में। वाइल्ड से लेकर जो एस्केप करते हैं वायरसेस, ये ह्यूमंस में आते हैं और फिर बड़े पैमाने पर फैलते हैं और कोविड जैसी महामारियों की आशंका बनी रहती है। जो WHO है उसके अनुसार करीब करीब हर वर्ष इस तरह की जो 60 के आसपास जो वायरसेस हैं वो एस्केप कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस के कारण। गर्मियों में पानी को तरसते चेन्नई के पॉश इलाकों के लोग, भारत के पर्वतीय प्रदेशों में भूजल संकट, बाढ़ में टूटकर बहते उत्तराखंड के आशियाने, बिहार में हर साल आती बाढ़ में समाते गांव, हर साल बरसात में डूबती मुंबई की भयावह तस्वीर, जोशीमठ में जलवायु विस्थापित बने सैकड़ों लोग, आखिर क्यों? साल दर साल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के जंगलों की आग क्यों छीन लेती है हजारों के घर-बार? सूखे के कारण संकट में आ रही हैं दुनिया की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। कौन है इन हालात का जिम्मेदार? हमने पैदा किए हैं ये हालात। Well, the problem is being caused not just the population, it is the population multiplied by the consumption. So if the consumption cannot be reduced, then the population obviously has to be reduced if you want to sustain the planet. मानव आबादी दिन ब दिन सभ्य मगर पल पल स्वार्थी हो रही है। We need to recycle everything, including plastics, including clothes, including anything that we use. In any waste that we do, it has to be recycled if we want to sustain the planet. वक्त आ गया है थम जाने का, रुक कर सोचने का, एक विराम लगाने का। ये पोल्यूशन ही हमारी बड़ी समस्या है और पोल्यूशन में 35 to 40% पोल्यूशन ये हमारे फॉसिल फ्यूल के कारण है। तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। और मैं तो भी इसकी गंभीरता को समझने के कारण मैं अब इस विषय को जितना कुछ ट्रांसपोर्ट मंत्री करके कर सकता हूँ मैं जरूर करूँगा। बरसों में हुई ये दुर्दशा, आज प्रयास किए गए तो आने वाले कई वर्षों में जाकर कुछ सुधरेगी।
अगर हम आज भी न चेते तो प्रकृति फिर नहीं देगी हमें सोचने का वक्त। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग फौरन कदम उठाने की बात करती हैं। COP25 में दी गई अपनी स्पीच में ग्रेटा ने कथनी और करनी में अंतर की बात कही थी। जोशीमठ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दशकों पहले की स्टडी, कमेटीज की रिपोर्ट या स्थानीय लोगों की चेतावनियां, सब कुछ दरकिनार किया गया। तभी तो स्थिति यह है कि आज सैकड़ों परिवार विस्थापित हो रहे हैं। अंधाधुंध विकास का खमियाजा भुगत रहे जोशीमठ की स्थिति ने आज हमें फिर से झकझोरने पर मजबूर किया है। नजीरें कई हैं हमारे सामने, तो क्या अब भी हम अपनी गहरी नींद से जागेंगे? ये आंसू, ये मजबूरी, तिनका तिनका कर जो जुटाया, उसे अपने हाथों उजाड़ने का दर्द, जमा देने वाली ठंड में सिर से छत छिन जाने की पीड़ा क्या होती है, इनसे बेहतर कौन जानता है। हम लोग रोड पे हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हमारे तरफ कोई सुनवाई नहीं आगे अभी तक। हमारे पास ये नहीं है कि आगे हम कहीं मकान में शिफ्ट हो, हमारे कुछ हो, हम सामान भी निकाले तो कहाँ से निकालेंगे बाहर। ऐसे पूरा टूट चुका है, सारी चीजें ऐसे। एक तरफ जोशीमठ में लोग अपना घर बार छोड़ने पर विवश हैं, तो दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन की वजह से पूरे जोशीमठ के खिसकने की आशंका है। लिहाजा यहां कभी भी तेज बारिश और बाढ़ कहर बरपा सकती है। भूकंप की दृष्टि से भी ये इलाका बेहद संवेदनशील जोन 5 में है। यहां भूदसान और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। लिहाजा अब यह क्षेत्र आपदाग्रस्त घोषित किया जा चुका है। ये भी एक जो अनप्लैन्ड डेवलपमेंट या जो अनियोजित विकास है, उसका एक परिणाम है। लेकिन जोशीमठ ही नहीं, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कई गांव संकट में हैं, जहां से लोग पलायन कर रहे हैं। जोशीमठ में ही 25,000 की आबादी है। सरकार इन्हें कहां और कैसे ले जाएगी? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की ग्लोबल अपील रिपोर्ट 2022 की माने तो जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में जलवायु परिवर्तन और आपदा से जुड़ी घटनाओं के कारण दुनिया में 2.37 करोड़, जबकि केवल भारत में 50 लाख लोगों को देश के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को विवश होना पड़ा। जलवायु परिवर्तन के कारण आंतरिक विस्थापन के मामले में चीन और फिलीपींस के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। जोशीमठ की आपदा जितनी प्राकृतिक है, उतनी ही मानव जनित भी है। जोशीमठ अस्थायी और कमजोर आधार पर बसा हुआ इलाका है। पहाड़, खासतौर से हिमालय जो है, वो एक बहुत ही भंगुर है, बहुत ही फ्रेजाइल है वहाँ का इकोसिस्टम, पर्यावरण। और हमने वहाँ बहुत सारा आबादी बसा दी, और उन जो फ्रेजाइल माउंटेन सिस्टम्स हैं, तो उनमें इन पे भार जब बढ़ेगा, वो चाहे सड़कों से, चाहे टनलिंग आप करो, चट्टानों को तोड़ने का काम होता है। विकास के कार्यों के कारण विकास जो अपना रहे हैं, वो बिना सोचे समझे, बिना पर्यावरण का ध्यान रखे किया जा रहा है। माना कि मानव को विकास और शहरों का विस्तार करना है, लेकिन इसके लिए कितनी कीमत चुकानी है, ये बड़ा सवाल है। भारत तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 5 देशों में है। विश्व स्तर पर भी इस दिशा में गंभीर प्रयास हो रहे हैं। हमने बात की है टेरी की डीजी डॉक्टर विभा धवन से और जाना कि वैश्विक स्तर पर इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीरता आई है। डॉक्टर विभा, जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज और बेतहाशा बढ़ती मानव आबादी के ऐसे कौन से दुष्प्रभाव हैं जो डॉक्टर विभा हमें इस समय नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये बेहद गंभीर हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना गलत है कि हमें अभी क्लाइमेट चेंज के या जलवायु परिवर्तन के परिणाम नहीं दिख रहे हैं। एक तरह से पिछले 2 साल से हम जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं, जहाँ पे बारिश नहीं होती थी वहाँ फ्लड्स आ रहे हैं, और जहाँ पर बहुत बारिश होती थी वहाँ अब सूखा पड़ रहा है। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं, जैसे कि ये क्यों हो रहा है,
तो काफ़ी हद तक जो है कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन करके ये हो रहा है, जो एमिशंस बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे हम हिंदुस्तान में कहते हैं कि पर कैपिटा एमिशंस बहुत कम हैं, लेकिन जब हम ओवरऑल एमिशंस देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये देखते हुए जो अब आबादी बढ़ती जा रही है, लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं पे हमको ये जो जलवायु परिवर्तन एमिशन से हो रहा है उसको हमें कम करना है। और दुष्परिणाम की आप बात करते हैं तो देखिए, अभी हम ऑलरेडी देख रहे हैं जो हमारे पर्वत हैं उन जगह पर, क्योंकि बेलगाम एक तरह से हमारी ग्रोथ हुई, आप बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या हो रहा है ये तो हम सबके सामने है। COP27 की बैठक में भी खाद्य और जल सुरक्षा, डॉक्टर विभा, शहरीकरण, प्राकृतिक आपदाओं और क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु सहायता की बात की गई है। क्या अब आपको लगता है कि वैश्विक स्तर पर गंभीर प्रयास होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हम SDGs की बात करते हैं, जो 17 हमारे SDGs हैं, तो उसमें है कि हम कैसे एक गरीबी हटाएं, हम इंश्योर करें कि हर एक के पास खाना हो, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखें, जैसे कि पानी है, और इस तरह की जो एक तरह से कॉमन इनहेरिटेंस है, तो उसका हम लोग को ध्यान रखना है। और अब एक तरह से काफ़ी हद तक इंटरनेशनल रिकग्निशन है इन मुद्दों के ऊपर, और लोग बात कर रहे हैं कि हम सबको मिलके इनका सल्यूशन ढूंढना है। तो धीरे धीरे बातें गंभीर हो रही हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि इस पे अभी से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि के बीच डॉक्टर विभा रिश्ता क्या है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जलवायु परिवर्तन किससे हो रहा है? जलवायु परिवर्तन होता है एमिशंस, जिसको हम ग्रीन हाउस एमिशन, GHG एमिशंस बोलते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं इंडस्ट्री से, वो आते हैं हमारे गाड़ी चलाने से। धीरे धीरे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मूव होके अपने ओन व्हीकल ओन कर रहे हैं, जैसे ही उनके हाथ में थोड़ा सा पैसा बढ़ता है। लेकिन अगर हम कहें कि हम उसी जैसा हम आज जी रहे हैं वैसे ही जीते रहेंगे, तब भी नंबर बढ़ने से ही हमारे एमिशन बढ़ जाएंगे। इसलिए सबसे पहला है कि आप जनसंख्या वृद्धि को रोकें। डॉक्टर विभा, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये वक्त एक छोटे से विराम का है। ब्रेक के बाद हम आपको कुछ ऐसे शहरों का हाल दिखाएंगे जो आपको हमें सोचने पर मजबूर कर दें। आप देख रहे हैं विराम। जलवायु परिवर्तन और मानव आबादी के बीच संबंध को समझती समझाती हमारी ये विशेष पेशकश। और अब हम हमारे देश भारत में कुछ शहरों की स्थिति पर नजर डालेंगे और ये समझेंगे कि बेतरतीब और असंतुलित जनसंख्या वृद्धि का जलवायु पर क्या असर हुआ और वर्षों से हो रहा जलवायु परिवर्तन अब हमें कैसे परेशान करने लगा है। ये तस्वीर साल 2022 के सितंबर महीने की है। पिछले साल की बरसात में बेंगलुरु के हालात कुछ इस कदर बदतर हो गए थे कि जलमग्न इलाकों से लोगों को अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों में जाना पड़ा था। बेंगलुरु को ऐसा दंश आखिर क्यों झेलना पड़ा? इसकी सबसे बड़ी वजह निकल कर आई बढ़ती आबादी का वहां की झीलों पर बेतरतीब तरीके से किया गया अतिक्रमण। हालात ये हो गए थे कि आनन फानन में प्रशासन को झीलों पर अतिक्रमण किए गए मकानों और प्रतिष्ठानों को तोड़ना पड़ा था। एक और राज्य की राजधानी और महानगर मुंबई का रुख करते हैं। बारिश में यहां की तस्वीर भी किसी से छिपी नहीं है। हर साल मॉनसून के दौरान मुंबई वासियों को 26 जुलाई 2005 की बरसात की याद डरा जाती है। जलवायु परिवर्तन के असर को लेकर मुंबई के बारे में ऐसी चेतावनी दी गई है कि यहां के लोग जैसे सहम गए हैं। जानकारों का दावा है कि 2050 तक 70% मुंबई डूब जाएगी। क्लाइमेट चेंज का असर यह है कि यहाँ आमतौर पर जून, जुलाई और अगस्त में ज्यादातर बारिश होती है। यहाँ प्रतिदिन 100 से 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने लगी है, जबकि यहाँ आमतौर पर 70 से 80 मिलीमीटर बारिश ही होती है।
जलवायु परिवर्तन पर प्रकाशित किए गए अध्ययन में दावा किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी पर मौजूद बर्फ तेजी से पिघल रही है। साफ है कि शहरों के फैलाव और विकास के लिए की गई ऐसी गतिविधियां ही जलवायु परिवर्तन की वजह हैं, जिनके असर से आखिरकार मानव आबादी प्रभावित हो रही है। तो अब समय आ गया है ये समझने का कि अब हमारे पास रास्ता क्या है। देखते हैं विशेषज्ञ इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। ऐसे झीलों को हम एनक्रोच करके और उसको डिस्ट्रॉय करके क्या इतना बड़ा शहर हम मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि इस शहर में बहुत पानी पड़ता है, बारिश तो है, फिर भी इस झीलों को एनक्रोच और पोल्यूशन करने के वास्ते और उसको जो स्ट्रीम्स आता है उसको भी हम एनक्रोच करने के वास्ते जब पानी पड़ता है बारिश में, वो जाने के लिए एक रास्ता ही नहीं होता। इसलिए लास्ट ईयर जो फ्लडिंग हुआ बेंगलुरु में, ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ बेंगलुरु फ्लडिंग हो गया था। झीलों को हम एनक्रोच किया है, पोल्यूट किया है। हंड्रेड्स ऑफ लेक्स हैव डिसअपीयर्ड। हमारा जो नगर है उसको हम इतना रेकलेसली डेवलप करते हैं कि कल के बारे में सोचते भी नहीं। मुंबई के जो ड्रेनेज वाटर सिस्टम है वो पूरे ग्राउंड से है, तो उसके वजह से ये हुआ है कि जो मरीन आउटफ्लो है वो भी बारिश के समय पर अंदर आने का कारण हुआ और उसके वजह से मुंबई में बाढ़ सदृश ऐसा संकट हमारे सामने खड़ा हुआ। मुंबई में 2005 में जो बारिश हुआ उसका जो प्रमुख कारण था कि मुंबई की जो ड्रेनेज वाटर कैपेसिटी है वो काफ़ी कम, मतलब वो कैपेसिटी काफ़ी कम थी, वो प्रमुख कारण था। दूसरा कि लो लाइन एरिया में भी काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन और उसमें बढ़ रहे थे। ये प्रमुख कारणों की वजह से मुंबई में फ्लड की स्थिति तैयार हुई, बाढ़ की स्थिति सदृश संकट तैयार हुआ। मोबियस फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया यह अभियान विराम एजेंडा सस्टेनेबिलिटी एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि इस दिशा में एक राय बन सके, फौरन कदम उठाए जा सकें और सामूहिक प्रयास किए जा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP26 की बैठक में उद्योगों के लिए क्लीनर मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव की बात की है। साथ ही आम लोगों के लिए लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट का आह्वान किया है ताकि जलवायु को अब तक नुकसान पहुंचाने वाले हम अब मिलकर कुछ ऐसा करें कि हम और हमारी आबादी जलवायु को बरकरार रखने की दिशा में जुट जाए। इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप सभी का भी मोबियस फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।